गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 20 भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध पाठ पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत की विदेश नीति क्या है, उसके तत्व, उसके लक्ष्य, उद्देश्य और भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या है और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध किस प्रकार से हैं। तो विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हुए भी संचार के आधुनिक साधनों से निकट आ गए हैं। संचार के साधनों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि सभी देश क्या है, एक दूसरे के बहुत ही निकट है। विश्व के किसी भी भाग में घटने वाली घटना एक देश से दूसरे देश में पता चल जाती है और इसके साथ साथ वो उस पर प्रभाव भी डालती है। विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हैं और यही कारण है कि वर्तमान में विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास और निर्माण को महत्व दिया गया है। अपने विदेश संबंधों को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने के लिए एक श्रेष्ठ विदेश नीति की आवश्यकता होती है। तो विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का क्रियान्वयन भी विदेश नीति ही है। इसी प्रकार विदेश नीति एक स्थायी नीति भी होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों से निर्मित होती है। भारत में विदेश नीति। अब भारत की विदेश नीति क्या है, तो इसका विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत का सांस्कृतिक अत्यंत गौरवपूर्ण है, न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भारत मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रयत्नशील रहा है। और भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों से विकसित सभ्यताओं में मूल में छुपी हुई नजर आती हैं। यहाँ के प्राचीन युग से लेकर मध्ययुगीन तक चिंतन शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आंदोलन, वैदेशिक मामलों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच, गांधीवाद के दर्शन के प्रभाव को देखने को यहाँ पर मिलता है और ये प्रभावशाली योग भी रहा है इसका। अब इसके लक्ष्य क्या है, तो पहला लक्ष्य क्या है कि भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। दूसरा क्या है, औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों की आर्थिक सहायता प्राप्त करना। तीसरा लक्ष्य क्या आता है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। एशिया अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं का निर्माण करना। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। इसके अलावा जनहित के रक्षार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों से संगठित स्थापित करना और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन और सहयोग करना। ये तो इसके लक्ष्य थे। इसके तत्व क्या है, इसके तत्व चार प्रकार के हैं। भौगोलिक तत्व, गुटनिरपेक्षता, ऐतिहासिक परंपरा और राष्ट्रीय हित। भौगोलिक तत्व के अंतर्गत क्या आएगा कि भारत का जो आकार है वो कैसा है, बहुत बड़ा है। एशिया में उसका अपना एक विशेष स्थान है, दूर दूर तक फैला हुआ है और इसमें समुद्री और पर्वतीय सीमाएं इस पर विशेष स्थान रखती है। ये भारतीय व्यापार और सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर करती है। गुटनिरपेक्षता से क्या मतलब है, यह विश्व दो गुटों पूंजीवाद और साम्यवाद में बटा हुआ है और दोनों मनमुटाव के कारण शीत युद्ध चल ही रहा है। तो भारत ने अपनी एक अलग नीति बनाई है और दोनों गुटों से अलग रहकर अपने आप को उसने निक्षेप रखा है। ऐतिहासिक परंपरा रही है भारत की, प्राचीन संस्कृति और इतिहास रहा है और भारत ने किसी दूसरे देश का प्रभुत्व स्थापित प्रयत्न नहीं किया कभी भी। राष्ट्रीय हित में देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करती है। इसके सिद्धांत में पहला यही आता है, गुटनिरपेक्षता। दूसरा क्या आता है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध और आता है नेक्स्ट भेदभाव का विरोध करना और पंचशील के सिद्धांत। तो इसमें खास क्या है, पंचशील के सिद्धांत। पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। पंचशील संस्कृत के दो शब्द पंच और शील से बना है। पंच का अर्थ होता है पाँच और शील का अर्थ होता है आचरण के नियम। और ये क्या नियम है, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप, एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना, समानता, पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व। अब विश्व शांति के लिए समर्थन क्या है, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ
ILO, FAO, ये सब क्या है? सक्रिय एक अलग अलग क्या है? ये सारे सामाजिक संस्थाएं हैं जो आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती हैं संयुक्त रूप से। निःशस्त्रीकरण का अर्थ यानी बिना शस्त्र के अपने आप को सुदृढ़ बनाना, शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करना। परमाणु नीति, भारत की भी अपनी एक परमाणु नीति है, वो युद्ध के लिए प्रयोग करने के विरुद्ध है, लेकिन उसके पास भी अपने खुद के परमाणु यंत्र है। सार्क से सहयोग, अब जो सार्क देश हैं, सार्क देश में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव, ये सब किस में आते हैं? सार्क देशों में। पड़ोसी देशों से भारत के संबंध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे हैं, लेकिन समय समय पर पड़ोसियों ने ही भारत पर क्या किया है? आक्रमण किया है, हस्तक्षेप किया है। और भारत तो हमेशा से ही शांति और सुरक्षा चाहता है। भारत के साथ चीन के संबंध भी कैसे रहे हैं? बहुत उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। भारत और चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। ईसा की पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के समय से ही चीन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। इसके अलावा फायान और हेंगसान जो भारत की यात्रा कर चुके हैं। भारत और चीन समझौता हुआ था 1954 में। 1949 में चीन ने साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी सरकार स्थापित की। 1962 यानी 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया था और भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए फिर क्या करना पड़ा था? बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ा था। 1976 में पुनः उसने स्थापित किया अपने आप को। देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने में हमेशा से ही भारत और चीन लगातार लगे हुए हैं। इसमें भारत नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है और एक हिंदू राष्ट्र है। और नेपाल के साथ भारत में देखा जाए तो दोनों के संबंध बहुत ही परंपरागत रहे हैं। 1974 में औद्योगिक और तकनीकी सहयोग बनाने के लिए इन दोनों में समझौता हुआ है। भारत ने उसके विकास के लिए 8 करोड़ का अनुदान भी किया है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए नेपाल को दिए हैं। 1950 में भारत ने नेपाल के साथ व्यापारिक संधि स्थापित की है और नेपाल में बहुत से विद्यार्थी भारत में ही अध्ययन करने आते रहे हैं। भूटान के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, परंपरागत रहे हैं। ये भी भारत के उत्तर में ही स्थित है, छोटा सा देश है, बौद्ध धर्म का पालन करता है। भूटान से रेशमी कपड़ा और सुपारी भारत खरीदता है। इसके अलावा दोनों में 1949 में भारत भूटान संधि भी हुई है जिसे स्वीकार किया गया है। 1961 यानी 1961 में जलटंका नदी के संबंध में दोनों का समझौता हुआ है। भारत और पाकिस्तान, आप तो सभी जानते हैं पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही एक अंग था जो 1947 में अलग होकर एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। जभी से कश्मीर को लेकर दोनों में विवाद होता आया है और समय समय पर पाकिस्तान ने भारत के हर कार्यों में हस्तक्षेप किया है, तनाव पैदा किया है और दोनों के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश भी एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ये 1947 में भारत विभाजन के बाद इसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया था। फिर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन बहुत ही यहाँ पर बेरोज़गारी है, भूखमरी है, तो भारत ने समय समय पर इसकी सहायता की है और इसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, ये समुद्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म फैलाने का प्रयत्न किया, प्रचार किया और वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फरवरी 1948 को यह स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। यहाँ पर तमिल बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, तमिल ज़्यादा बोली जाती है और यहाँ पर भी संघर्ष चलता ही रहता है और भारत हर समय श्रीलंका की मदद के लिए तैयार है। म्यांमार ये भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित एक पड़ोसी देश है। दोनों के बीच व्यापार समझौते हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री म्यांमार गए थे और उनके बीच नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कार्यों को नियंत्रित करने के लिए दोनों ने पूर्ण सहयोग स्थापित किया एक दूसरे के लिए और वर्तमान में इन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है और समझना है।